हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महिलाओं के नियम, अधिनियम एवं उनके अधिकार क्या क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जानने के लिए मिलेगा। महिलाओं को अपने हक, कानून, अधिकार क्या क्या है वो इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महिलाओं के संवैधानिक अधिकार कौन कौन से हैं? समान वेतन का अधिकार, नाम से स्पष्ट है, पुरुष हो चाहे महिला हो दोनों को इक्वल वेतन पाने का अधिकार है। ऑफिस में हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, अगर ऑफिस में कोई उत्पीड़न हो रहा है महिला के विरुद्ध तो उसके खिलाफ उसे केस दर्ज कराने का भी अधिकार है, बोलने का अधिकार है। घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, इससे तो हम भली भांति परिचित है। ये सब जितने भी अधिकार है उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार, मातृत्व से संबंधित जितने भी कर्तव्य है उसके यहाँ अधिकार पाने की वो हकदार है, वो उसके हकदार है, ये उसको ये अधिकार है। ठीक है। भ्रूण हत्या के खिलाफ बोलने का अधिकार है। कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, हम सभी जानते हैं इसके खिलाफ क्या क्या चीजें होती हैं। मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार, उसे कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। उसे अगर परेशानी है तो मुफ्त में कानूनी मदद दी जाती है महिलाओं को। ठीक है। नाम ना छापने का अधिकार, अगर उसके साथ कोई घटना घटित है तो वो पूरा अधिकार है उसको कि उसका नाम किसी अखबार में या किसी भी न्यूज चैनल में ना छापा जाए। ठीक है। रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार, महिलाओं को ये पूरा अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी रात में ना हो, दिन ढलने के बाद उसकी गिरफ्तारी ना हो, ऐसा महिलाओं को अधिकार है। गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार, महिलाओं को ये कई विशेष अधिकार है कि वो अपनी गरिमा और शालीनता भंग अगर कोई करता है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। ठीक है। इसके विषय में, सभी चीजों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे और भी विस्तार से बीच में बताती रहूंगी मैं। अब देखते हैं आगे क्या है। संपत्ति का अधिकार, समान संपत्ति का अधिकार, पुरुष हो चाहे महिला हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको संपत्ति पे पूरा अधिकार होता है समान रूप से। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। संवैधानिक प्रावधान, अब हम संवैधानिक प्रावधान के विषय में जान लेते हैं। अनुच्छेद 15(3) बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये सब चीजें, ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना। कहने का मतलब ये है कि ये क्या इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि किसी के भी साथ उनकी जाति या धर्म विशेष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगला अनुच्छेद है 16(1), इसमें क्या बताया गया है? लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता। इसमें ये बताया गया है कि मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जॉब में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, इस अनुच्छेद में ये बताया गया है। ठीक है। बिना भेदभाव के आपको समान अवसर दिए जाएंगे। अगला है अनुच्छेद 19(1), समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें बताया गया है कि महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको बोलने का अधिकार है, पूरा बोलने का अधिकार है, समान अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है इसमें। ठीक है। अनुच्छेद 21, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना। इसका मतलब ये है कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही अपना जीवन जीने का अधिकार है, सब स्वतंत्र हैं दोनों ही। ठीक है। जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, दोनों को जीवन जीने का अधिकार है, जो आपसे कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 40, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्थान में 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा आरक्षण। इसमें ये बताया गया है कि इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में जो 73वें और 74वें संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ये बताया गया है। इससे क्वेश्चन भी अलग से बन सकता है, अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो अलग से ही बन सकता है। इसमें से क्या बन सकता है क्वेश्चन? 73वें और 74वें संशोधन में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आरक्षण की बात कही गई है? तो ये अनुच्छेद है 40। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 39(घ), इसमें क्या बताया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन, नाम से ही स्पष्ट हो गया है। पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों अगर एक से ऐसा काम कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं तो दोनों को ही समान वेतन दिया जाना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है 39(घ) में। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बोला है कि बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य प्रभाव की दशा में सहायता पाने का अधिकार। इसमें ये बताया गया है कि विशेष तौर पे ये महिलाओं के लिए है। बेकारी है, अगर बुढ़ापा आ गया है, अन्य किसी कारणों से आप पैसे कमाने में असमर्थ हो, किसी भी चीज़ की सहायता की अगर आपको आवश्यकता है तो इसके माध्यम से आपको उस दशा में अधिकार है कि आप सहायता पा सको। ठीक है। चाहे वो बेकारी हो, बुढ़ापा हो या अन्य किसी बीमारी के कारण आप कुछ ना कर पा रहे हो, ऐसी दशा में महिलाओं को पूरा अधिकार होता है। ठीक है। अनुच्छेद 41 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी अनुच्छेद है ये सब आपको पता होना चाहिए, इनमें से क्वेश्चन बाहर निकल कर आएगा। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 42, इसमें क्या बताया गया है? महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था। ये तो बेसिक, ये तो
नाम से ही पता चल रहा है महिलाओं के लिए ही है ये। क्या है इसमें? प्रसूति सहायता प्रदान की जाएगी आप लोगों की, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी ये। और प्रसूति का कार्य महिलाओं के उसमें ही रहता है, ठीक है। अनुच्छेद 42 में क्या बताया गया है? महिलाओं के प्रसूति संबंधी सहायता दी जाएगी उनको। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 51 क में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि भारत के जितने भी लोग हैं वो ऐसी सभी प्रथाएं जो चल रही हैं उनको नकार दें, उनका त्याग कर दें जो महिलाओं के, स्त्री के सम्मान के खिलाफ हो, ठीक है। अगला अनुच्छेद 33 क, इसमें क्या बताया गया है? 33 क में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 33 क में लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है 84वें संशोधन में। ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा में 84वें संशोधन में महिलाओं के लिए आरक्षण कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो यह अनुच्छेद 33 का है। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 332 का। ये क्या कह रहा है? 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। उसमें लोकसभा में था, इसमें विधानसभा में है, ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन में है? दोनों में 84 में ही है, ठीक है। क्लियर है? अगला देखते हैं। अब कुछ एक्ट या अधिनियम देख लेते हैं हम। दहेज अधिनियम, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हम सभी इनसे वाकिफ हैं। दहेज क्या होता है? जो भी संपत्ति विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है, जैसे कोई भी चीज हो गई, बहुमूल्य वस्तुएं हो गए, स्त्रीधन हो गया, वो दहेज कहलाएगा, ठीक है। ये नाम हम बहुत पहले से ही जानते हैं और ये बहुत विवादित है, ठीक है। इसमें 498A, जिसमें आप किसी भी महिला, अगर आप महिला हो तो किसी भी थाने में 498A दर्ज करा सकते हो, किसी भी सामान्य थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो अगर आपके खिलाफ कोई प्रताड़ना हुई हो तो, ठीक है। इसमें काउंसलिंग भी होती है। पहले क्या होता था? काउंसलिंग नहीं होती थी, पहले रिपोर्ट दर्ज हुई और सीधे वर पक्ष को उठा के ले जा लेते थे। लेकिन अब क्या है? काउंसलिंग की व्यवस्था भी हो गई, क्योंकि कई फर्जी केस भी दर्ज होते हैं, इसीलिए, ठीक है। 7 साल की अवधि तक यदि कोई केस दर्ज होता है, शादी से अगर 7 साल की अवधि में कोई केस दर्ज हो रहा है तो उसमें आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की धारा 304B में आएगा वो, ठीक है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। आईपीसी की धारा 304B में आएगा कब? जब वो 7 साल की अवधि तक केस दर्ज होता है तो। और अगर 7 वर्ष के बाद दर्ज होता है वो 306 में आएगा। क्लियर है इतना? कोई भी राशि कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को अगर दिया जाता है, दहेज लेना व देना दोनों जमानती अपराध है। गैर जमानती अपराध है, इनमें जमानत नहीं होती, ठीक है। ये हमें याद रखना है। दहेज क्या हो गया? दहेज क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और कौन कौन से एक्ट उसमें लागू होते हैं, पता चल गया आप लोगों को। अब देखते हैं दहेज निषेध अधिनियम 1961। अभी हमने दहेज के विषय में जानकारी ली, अब देखते हैं दहेज निषेध अधिनियम 1961 क्या है। यदि किसी के ससुराल वाले ने दहेज की मांग की है तो उसके खिलाफ 6 से 2 साल तक की सजा हो सकती है उसे, ठीक है। इसी एक्ट के तहत दहेज की मांग को अवैध भी कहा गया है। ये भी अलग से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर कभी पत्नी मांग करती है कि उसने जो दहेज लाया उससे वापस चाहिए तो उसे आपको वो वापस करना होगा, वो भी 1 महीने के अंदर, ठीक है। वो आप रख नहीं सकते हैं। इसमें आईपीसी 498A आता है, जैसे अभी हमने बात की। अगर दहेज के लिए उत्पीड़न करते हैं तो इसमें आईपीसी की धारा 303B लगती है। ये धाराएं आपको याद रखनी है कि इसमें क्या लगता है, ठीक है। और इससे होने वाली मृत्यु पर, अगर दहेज के मामले में आपकी मृत्यु हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, जो प्रताड़ित हो रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर इसमें मृत्यु हो जाती है दहेज प्रताड़ना में, तो भी 303B ही लगती है धारा, ठीक है। लेकिन अगर उत्पीड़न से तंग आकर किसी ने स्वयं आत्महत्या कर ली तो उसमें धारा 496 लगती है। अगर दहेज के लिए कोई प्रताड़ित कर रहा है और आप किसी ने तंग आकर, कोई स्त्री ने तंग आकर आत्महत्या कर ली तो उसमें धारा 496 लगेगी। ये धाराएं आपको याद रखनी है, ठीक है। मृत्यु होने पर या आत्महत्या होने पर क्या 496 लगेगी, अगर स्वयं आत्महत्या करती है तो। अगर दहेज में जुर्म साबित होता है तो 5 साल तक की कैद का प्रावधान है, ठीक है। धारा 5 के अनुसार दहेज के लेन देन का करार शून्य रखा गया है। दहेज ना कोई ले सकता है ना दे सकता है, ये गैर जमानती अपराध है, ठीक है। दहेज में अगर हत्या का केस दर्ज होता है और दोषी पाया जाता है तो कम से कम 7 साल या अधिकतम उम्र कैद या 20 साल तक की सजा दी जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर जुर्माना होता है तो 15,000 रुपये जुर्माना या जो दहेज की राशि जो भी अधिक है वो लगेगी आप पे जुर्माने के तहत, ठीक है। क्लियर है? ये सिर्फ इसमें धारा याद रखिए। और ये दहेज अधिनियम 1961 ये मेन है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है घरेलू हिंसा अधिनियम। हम सभी नाम से वाकिफ हैं, आए दिन सुनते रहते हैं,
क्योंकि हम महिला हैं इसलिए इस पे विशेष ध्यान हमारा केंद्रित रहता है। आप समझते होंगे कि इसके बारे में भी, ठीक है, आप इसके बारे में समझते होंगे। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोटी छोटी बात पर ताना मारता है या शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है जिससे पत्नी मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाए, ठीक है, वो किस में आएगा? वो घरेलू हिंसा में आएगा। ठीक है, महिलाओं को इससे बचने के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया था। क्या लागू किया था? घरेलू हिंसा से बचने के लिए संरक्षण अधिनियम 2005, ये आपको याद रखना है। इसमें 37 धाराएं थीं। 26 अक्टूबर 2006 से ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये अधिनियम कब से लागू हुआ है? 26 अक्टूबर 2006, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोटी छोटी बात पर ताना मारता है या मारता पीटता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 के अंतर्गत आएगा। किस अनुच्छेद में आएगा? 19 और 21 में। ठीक है, इसमें 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है, यह हमें याद रखना है। क्लियर है? इतनी चीज़ें, धाराएं और डेट आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछताछ संबंधी नियम। पूछताछ के संबंध में क्या नियम होते हैं देखते हैं। अगर किसी भी आपराधिक मामले में महिला शामिल पाई जाती है तो उससे पूछताछ करने के लिए कुछ नियम हैं जिनको ध्यान में केंद्रित रखना बहुत आवश्यक है। जैसे सूरज ढलने के बाद उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी महिला की। ठीक है, उसे केवल महिला जेल में ही रखा जाएगा, पुरुषों के साथ नहीं रखा जाएगा। उसकी गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस द्वारा ही की जाएगी। ये महिलाओं का अधिकार होता है अगर किसी आपराधिक मामले में वो लिप्त रहती है तो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तलाकशुदा महिला है तो उसके बच्चे का भरण पोषण। देखिए, आईपीसी की धारा 125 क्या कहती है? इसके तहत अगर कोई महिला तलाकशुदा है तो उसे अपने और अपने बच्चे दोनों के पालन पोषण के पूरा अधिकार है पति से मांगने का पैसा। ठीक है, तलाकशुदा महिला को और उसके बच्चे को भरण पोषण का पूरा अधिकार है। ये तलाकशुदा अगर महिला है तो उसका पति उसे और उसके बच्चे को पूरा पैसे देने के, आधे पैसे उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, भरण पोषण के तौर पर ये उसे अधिकार होता है। और ये किस में आता है? ये आईपीसी की धारा 125 में, ये हमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। यौन उत्पीड़न, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ज़्यादा बोलना इसके बारे में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देखिए इस शब्द से हम भली भांति परिचित हैं, सभी समझते भी हैं। ठीक है, इसके बारे में तो वर्ष 1990 में क्या था, एक सर्वे किया गया था। तब ये पता चला था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपराध हो रहे हैं उनको जब इकट्ठा किया गया तो पता लगा कि सबसे ज़्यादा जो अपराध हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर छेड़छाड़ होना है। ठीक है, जिसमें उनके कपड़ों को लेकर तंज किया जाता है, विचारधारा बनाई जाती है, या विज्ञापनों या पेंटिंग्स के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से उसमें अश्लीलता देखना। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ था, 1987 में महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम पारित किया गया था। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1987 में। ये आपको याद रखना है डेट। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। संपत्ति पर अधिकार। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, मायके की संपत्ति पर महिला का बराबर का अधिकार होता है। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार चलेगा। ठीक है, पिता की संपत्ति तो मिलेगी ही, ठीक है, लेकिन अगर पति की जो संपत्ति है उस पर भी उसका बराबरी का अधिकार होता है और उसके बच्चों का। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है महिला चाहे उसे जिसे भी चाहे उसे दे सकती है। महिला का उस पर पूरा अधिकार होता है। पिता की प्रॉपर्टी हो चाहे उसके पति की प्रॉपर्टी हो, बराबरी का अधिकार होता है। आप उसे उससे वंचित नहीं कर सकते। क्लियर है? और ये किस अधिनियम के अंतर्गत आएगा? ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बालकों के विरुद्ध जो कानून बनाए गए थे बालकों के लिए वो पढ़े थे। देखिए आप, ये है बाल विवाह निषेध अधिनियम। ये बाल विवाह रोकने के लिए अधिनियम है जो 2006 में पास हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है। अगर नाबालिग बच्चों का विवाह किया जा रहा है तो उसके लिए सजा होगी, चाहे वो माता पिता हो चाहे उसके सास ससुर हो। ठीक है, सभी जितने भी लोग उसमें लिप्त रहते हैं उनको सजा का प्रावधान है बाल निषेध अधिनियम में। ये कब पास हुआ था? 2006 में। बस इसमें इतना ही याद रखना है। आगे देखते हैं क्या है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये आपको याद रखना होगा। इसमें 13 अध्याय और 45 धाराएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किया था। केंद्र सरकार ने इसे किसके माध्यम से लागू किया था? अध्यादेश के। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं हों, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हों, चाहे धात्री माताएं हों, पोषण पाने की पूरी हकदार होंगी वो। ठीक है, क्लियर है इतना?
इसमें क्या क्या बताया गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे घर पर राशन पाने का अधिकार है, गर्म पका हुआ भोजन पाने का अधिकार होंगे। इस अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक अगर महिला की उम्र है, वो घर की मुखिया है, तो उनके नाम पर अलग से राशन कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है। और अंत्योदय सहित 22 श्रेणियों के पात्र हितग्राहियों को सस्ता अनाज मिलने की भी सुविधा है इसमें, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। ठीक है, इस अधिनियम में सभी परिवार को 35 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी को हर महीने 5 किलो चावल, गेहूं व मोटे अनाज का वितरण 3 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये की कीमत पर पात्र लाभार्थियों को किया जाएगा। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। इसमें आपको धाराएं याद रखनी है, 13 अध्याय हैं और 45 धाराएं हैं। ठीक है, इसमें अनाज सस्ते मूल्य पर वितरित किया जाता है, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये की कीमत पर, बस। ठीक है, ये 2013 में है, ये आपको याद रखना है अधिनियम। ठीक है, आगे देखते हैं। महिला उत्थान के लिए विश्व स्तर पर बनाए गए महिला संगठन। अब विश्व स्तर पर विश्व ने क्या क्या कदम उठाए हैं महिलाओं के लिए, वो हम पढ़ेंगे। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है महिलाओं के लिए क्या क्या काम कर रही है उसके विषय में हम जानेंगे। ठीक है, UN वुमन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ महिला संगठन, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन राष्ट्र इकाई है। ठीक है, जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। इन सभी संगठनों में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना दुनिया भर में उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। UN वुमन की स्थापना 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, विश्व में लिंगानुपात को सक्षम बनाना, महिला लिंगानुपात जो घट रही है उसको सक्षम बनाना, सरकारी गैर सरकारी महिला संगठनों की मदद करना, ये इसका कार्य है, उद्देश्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2010 में स्थापना हुई है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका कार्य क्या है? विश्व में लिंगानुपात को सक्षम बनाना और गैर सरकारी और सरकारी महिला संगठनों की मदद करना। क्लियर है इतना UN वुमन संगठन का। आगे देखते हैं। UNDE यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, नाम से ही स्पष्ट है। 1976 में बना, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, हमें सिर्फ इसका हेडक्वार्टर और कब बना ये याद रखना, उसका कार्य क्या है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य क्या है? विश्व के सभी देशों में महिलाओं की आर्थिक मदद करने के इसका विशेष काम है। ठीक है, इसका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन यानी कि फंड फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। 1976 में बना, न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर और इसका कार्य क्या है? विश्व के सभी देशों में महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए करना इसका काम है। ठीक है, अगला कौन सा संगठन है? W4 यानी कि वुमेन्स वर्ल्ड वाइड वेब। ये 2010 में बना, ये पेरिस में स्थित है। ठीक है, और ये ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा महिलाओं की मदद करता है। आपको बस इतना याद रखना है, इससे क्वेश्चन बाहर निकल के आ सकता है। क्लियर है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बताती चल रही हूँ मैं आप लोगों को। 2010 में बना और ये पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, ये ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा महिलाओं की मदद करता है। जो भी परेशानी होती है वो ऑनलाइन इनकी शिकायत दर्ज करती है और वो इनकी मदद करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। AIWC ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है। ये 1927 में बनी और अब ये अपने जो हिंदुस्तान में बनी उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और भारत में महिलाओं को सामाजिक न्याय, संवैधानिक न्याय और उनके अधिकारों को दिलाना इनका काम है। कोई भी संगठन है उनका आपको कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका काम, बस ये याद रखना है। ठीक है, 1927 में बनी है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और भारत में महिलाओं की जो सामाजिक और न्याय है उनके अधिकारों को दिलाना उनका काम है। ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का। क्लियर है? अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग। इससे हम भली भांति परिचित हैं। 1992 में नई दिल्ली में बना। इसका कार्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना एवं उनके विरुद्ध होने वाले अत्याचार, शोषण को रोकना है। और रेखा शर्मा, ये नाम याद रखना है, रेखा शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया अभी जो वर्तमान में है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं क्या है। भारतीय ग्रामीण महिला संबंध, ये 1955 में शुरू हुआ था और नई दिल्ली में है। ठीक है, जितने इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और जो यहाँ के हैं उनका दिल्ली में। ठीक है, इसका कार्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को सुधारना,
महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, या भारत की गैर राजनीतिक और गैर पंथवादी संगठन है। जितने भी संगठन मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ईयर याद रखना है, कब बना है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और इनका कार्य कहाँ है, बस। ठीक है, 1955 में ये शुरू हुआ, नई दिल्ली में है। इसका कार्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार करना और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, इतना याद रखना है। ठीक है, अगला है दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति। विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में, नई दिल्ली में है। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? साध्वी रितंभरा ने किया था इसका, ठीक है, विमोचन। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रेरित करना और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रबल बनाना। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। गुलाबी गैंग, इस पर एक फिल्म भी बनी है, ठीक है, गुलाब गैंग। आप बेहतर तरीके से समझते हैं गुलाबी गैंग। ये संपत पाल देवी ने इसकी कमान संभाली थी, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा इससे। 2007 में बना था, ठीक है। और बुंदेलखंड का एरिया यानी कि एमपी और यूपी का कुछ एरिया ये कवर करता है। ये महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए काम करता है गुलाबी गैंग। इसके अंतर्गत जो काम करने वाली महिलाएं हैं गुलाबी रंग की साड़ी पहनती हैं, इसलिए गुलाबी रंग की साड़ी की एक रूपता, एक जैसी रूप की जो साड़ी पहनती है, इनके कारण इन्हें अलग से एक अनूठी पहचान दी गई थी, ठीक है, गुलाबी गैंग। क्लियर है इतना? 2007 में बना था, ये अभी भी कार्यरत है। और इसकी कमान किसने संभाली थी? संपत पाल देवी ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम कुछ मॉक टेस्ट देखते हैं इससे रिलेटेड। दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया? 1951 में, 1968 में, 1978 में या 1961 में? अभी हमने पढ़ा था 1961 में, ठीक है। आपको सिर्फ ईयर, कब बना, कहाँ बना और उसका उद्देश्य क्या है ये याद रखना है, और धाराएं क्या हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? क्या क्या कारण है? विज्ञापनों, पेंटिंग एवं चलचित्रों में महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, इंटरनेट का विस्तार, या सभी? तो ये सभी चीजें इन पे लागू होती हैं यौन उत्पीड़न के लिए, सभी पे इनको बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया था, कब तैयार किया गया था? 1978 में, 1990 में, 1985 में या 1980 में? ये डेट आपको याद रखनी है, 1985 में दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया था 1985 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज निषेध नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? दुल्हन को दिए गए रखरखाव से, वर पक्ष द्वारा मांगी गई दहेज की रकम से, दुल्हन पक्ष द्वारा दी गई रकम से, या दूल्हा दुल्हन को दिए गए उपहारों की सूचियों के रखरखाव से? देखिए फ्रेंड्स, दहेज निषेध के जो नियम है वो क्या कहता है कि दूल्हा और दुल्हन को दोनों को दी गई उपहारों की सूची का आप लेखा जोखा तैयार रखो, ताकि कोई भी अगर परेशानी, दिक्कत हो तो ये आप सामने रख सको, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? दूल्हा और दुल्हन दोनों को, ठीक है, दिए गए उपहारों की सूची और उनके रखरखाव से। क्लियर है? आगे देखते हैं। घरेलू हिंसा कानून पारित हुआ, कब पारित हुआ? अभी हमने पढ़ा 2005 में, 1990 में, 2001 में या 1999 में? ये हुआ 2005 में, ठीक है। आगे है। घरेलू हिंसा कानून से महिलाओं का संरक्षण अस्तित्व में कब आया? 26 अक्टूबर 2012, 26 अक्टूबर 2006, 12 नवंबर 1992 या 17 नवंबर 1998? अभी हमने पढ़ा था घरेलू हिंसा कानून संरक्षण अस्तित्व में कब आया, तो ये आया था 26 अक्टूबर 2006 में, ठीक है। आपको डेट अच्छे से याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगला देखते हैं। प्रकाशनों, लेखनों, पेंटिंग, चित्रों या अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए 1987 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? क्या था उसका? महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम, महिला सुधार अधिनियम, महिला सुरक्षा अधिनियम या समाज सुधार अधिनियम? तो ये था, अभी हमने पढ़ा था, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1987 में पारित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2009 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में होने वाले बाल विवाह में अकेले भारत का प्रतिशत कितना है? ये अलग से क्वेश्चन बनेगा। 25, 35, 40 या 30? तो इसका प्रतिशत है 40%। दुनिया भर के जो बाल विवाह होते हैं उनमें भारत का अकेला प्रतिशत पूछा है तो वो है 40%, ठीक है, 2009 की रिपोर्ट के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1985 में, 1950 में, 1955 या 1957 में? तो ये पारित हुआ था 1955 में, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। क्लियर है? आगे देखते हैं।
पंचायती राज में कुल सीटों में से महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? देखिए, 1/3, आधी, 2/3, 3/4। पंचायती राज में महिलाओं के लिए जो आरक्षण होता है उसमें लगभग 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा द्वारा बलात्कार के विरुद्ध संशोधित अधिनियम 2013 कब पारित किया गया? 26 फरवरी, 19 मार्च, 29 दिसंबर या 2 अक्टूबर? ये देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा द्वारा जो रेप केस जो हो रहे हैं उसके विरुद्ध संशोधित अधिनियम 2013 कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 19 मार्च को। ठीक है, जिसे निर्भया एक्ट के नाम से प्रचलित नाम है ये अधिनियम। ठीक है, जो भारतीय संसद की लोकसभा और राज्यसभा द्वारा किया गया था। ठीक है, ये क्रमशः 19 मार्च 2013 और 21 मार्च 2013 को पास की गई थी। ठीक है, जिसका एक और नाम क्या है? निर्भया एक्ट के नाम से भी प्रचलित है ये। ठीक है, याद रखना है हमको ये। अगला देखते हैं, भारतीय दंड विधान की धारा 375, ये आपको याद रखना है। 375, 376 के अंतर्गत किस अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है? शारीरिक कष्ट, यौन प्रताड़ना, दूसरा विवाह, बलात्कार? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय दंड विधान की धारा 375 जो धाराएं हैं उनके लिए सिर्फ एक अपराध होता है जिनके लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो वो है रेप केस में। 375, 376 ये दोनों धाराएं आपको याद रखनी है, रेप के लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में पति से अलग होने पर पत्नी का उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा? पति के दुर्व्यवहार के कारण अलग रहने पर? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होगा तो उस पर पत्नी को खाना खर्चा मिलेगा, पूरा अधिकार है आधी संपत्ति पर। पति अपना यदि धन परिवर्तित कर ले तो भी पत्नी को आधा मिलेगा। पति को कोई बीमारी हो जाए? बिल्कुल नहीं। पत्नी यदि धर्म परिवर्तन कर ले या अन्य किसी से शादी कर ले? देखिए फ्रेंड, अगर पत्नी अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है या किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ले तो उसका कोई अधिकार नहीं बनेगा उसके पति की संपत्ति पर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी यदि धर्म परिवर्तन कर ले या किसी अन्य से शादी कर ले तो पति की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस एक्ट में दहेज की मांग को अवैध किया गया है? अभी हमने जब दहेज वाला चैप्टर पढ़े थे, एक्ट पढ़े थे, उसमें बताया था मैंने। तो ये था दहेज निषेध अधिनियम 1961। ये आपको याद रखना है, किस एक्ट में दहेज की मांग को अवैध किया गया? ये दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिंक गैंग की कमान किसने संभाली थी? जब हम अभी गुलाबी गैंग के बारे में बात कर रहे थे तो क्या था उसका आंसर? तो ये संभाली थी संपत पाल देवी ने। पिंक गैंग की कमान किसने संभाली थी? संपत पाल देवी ने संभाली थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे महिलाओं के कानूनी अधिकार, उससे संबंधित कुछ एक्ट जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बताए हैं। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कौन कौन से संगठन जारी किए और हमारे हिंदुस्तान में कौन कौन से संगठन है उनके बारे में जो विशेष बातें बताई हैं वो भी आपको याद रखना है। जो भी अभी मैंने अनुच्छेद बताए वो तो अनुच्छेद आपको याद रखना है किसमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही प्रिपेयर करने हैं आगे के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूजफुल लग रही है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लाती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो आने वाले हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।